प्रश्न कर रहा है समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति नेचर, ठीक है, और इसका उत्पत्ति और महत्व लिखिए। मतलब समाजशास्त्र का महत्व भी पूछ रहा है और समाजशास्त्र का नर्सिंग में महत्व को समझाइए। मतलब एक समाजशास्त्र नर्सिंग के लिए कैसे महत्वपूर्ण है इस चीज़ को भी बताना है, ठीक है। डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट इंपॉर्टेंस स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब हम नर्सिंग में सोशियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है बताना है और सोशियोलॉजी के परिभाषित करना है। मुख्य प्रश्न आपके यही हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके। मेरे डियर, सबसे पहले आप लोग समझिए समाजशास्त्र का जो परिभाषा होगा कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र का एक लाइन में परिभाषा कहा जाए तो समाज में उपस्थित जो भी सामाजिक संबंध है, चाहे यह संबंध व्यवस्थित और क्रमबद्ध सिस्टमेटिक हो, इसी तरीके से अध्ययन को हम लोग जो है इसी विज्ञान के जो है हम लोग समाजशास्त्र, सीधा समझिए कि समाज के व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। नॉर्मल भाषा में लिखिए कि समाज के व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, सीधा लिखिए कि सामाजिक संबंधों का मतलब जो समाज में संबंध है उसको सामाजिक संबंध कहते हैं, जो लोगों के बीच में पाया जाता है। तो सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध, सीरियल, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, चाहे आपके राजनीतिक शास्त्र हो। शास्त्र का मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है ना। जिस प्रकार से जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया, ठीक है, पादप विज्ञान हो गया, अलग अलग विज्ञान है, उसी प्रकार से यह शास्त्र भी है जो अध्ययन कराता है, ठीक है। तो समाजशास्त्र का एक लाइन में अगर मतलब लिखना हो तो सीधा लिखिएगा कि सामाजिक संबंधों का सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही जो है समाजशास्त्र कहलाता है। सीधा समझ गए। चलिए अब एक यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट थे मैकाबेयर एवं पेज के अनुसार। मेरे डियर, इनका जो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है समाजशास्त्र का, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनका दिया हुआ देख सकते हैं, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। देखिए लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन, ठीक है। चाहे लॉजी का मतलब विज्ञान लगाइए, अध्ययन लगाइए, शास्त्र लगाइए, वही है, ठीक है। तो मेरे डियर, एक मैकाबेयर और पेज है, इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है ना। मैकाबेयर और पेज के अनुसार सीधा कहा गया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज में उपस्थित जो भी संबंध है एक दूसरे के बीच, उसका यह एक जाल है। और यह कौन कहा है स्टेटमेंट, तो यह मैकाबेयर एवं पेज के अनुसार है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि समाजशास्त्र डैश का एक डैश संबंधों का एक क्वेश्चन पूछेगा कि समाज शास्त्र जो है डैश, ठीक है ना, समाजशास्त्र संबंधों का एक डैश है, मतलब समाजशास्त्र संबंधों का एक जाल है, सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ गए। चलिए अब थोड़ा हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि समाजशास्त्र कहाँ से आया, शब्द समाजशास्त्र का उत्पत्ति मतलब कहाँ से हुआ इसका, ठीक है ना। देखिए समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अब समझ सकते हैं समाजशास्त्र का उत्पत्ति कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है ना। हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तो इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी मतलब कहीं ना कहीं 1800 कुछ वर्ष देख सकते हैं, 1839 वर्ष यानी 19वीं शताब्दी में यह उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। अब यह जब उत्पत्ति हुआ तो इसका काम था कि सामाजिक समूहों और क्रियाकलापों के तमाम ऐसे समस्या है, इसको सुलझाने के लिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। जो समाज में चल रहे समस्या, समाज में चल रहे क्रियाकलाप और नियमों को जो है समझाने के लिए यह समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुआ, समझ गए। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम सामाजिक भौतिक सोशल फिजिक रखा था तथा 1839 में नाम बदलकर समाजशास्त्र रखा। तो आपको इससे क्या सीख मिला कि 19वीं शताब्दी में ही 1839 में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रांस के एक सामाजिक सुधारक या सीधा कहिए सामाजिक विचारक थे ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे जो थे इन्होंने समाजशास्त्र का क्या दिया, इन्हें जनक भी माना जाता है। क्यों कि इन्होंने समाजशास्त्र को जन्म दिया, नाम दिया। और पहले इन्होंने नाम रखा सामाजिक भौतिक मतलब सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिक मतलब समाज का अध्ययन, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने 1839 में ही यानी 19वीं शताब्दी में ही इन्होंने नाम बदलकर क्या रख दिया, समाजशास्त्र रखा, ठीक है। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको
एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से ये भी बना कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, अगस्त कामट है, ठीक है। इसका नामकरण कब हुआ, 1839 में हुआ, ठीक है। समाजशास्त्र से पहले नाम क्या था, सामाजिक भौतिक था, ठीक है। चलिए, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों को जाता है। अब समाजशास्त्र का जब नाम बन गया तो समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित डेवलप करने का जो श्रेय जाता था वह दुर्खिम को, स्पेंसर को और मैक्स वेबर को जाता है। तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये लाइन, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आपको जो है पढ़ना है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुआ, चीज़ों को समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग के बारे में, उत्पत्ति के बारे में इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका। और ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है, मतलब उत्पत्ति है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग समाजशास्त्र के प्रकृति या इसी को कहे तो हम लोग विशेषता देखते हैं कि समाजशास्त्र के नेचर या समाजशास्त्र के क्या कैरेक्टरिस्ट, क्या विशेषता है समाजशास्त्र के अंदर, ताकि समाजशास्त्र जो आया ये कोई ना कोई इसका विशेषता रहा होगा, तभी तो ये समाजशास्त्र आया ना। तो देखिए, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि समाजशास्त्र का एक प्रकृति है या ये विशेषता कहिए कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, नहीं कि आदर्शनात्मक विज्ञान है। आपको ये भी प्रकृति समझना पड़ेगा या विशेषता कहिए कि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है, यहाँ कोई पर्सनल धर्म नहीं है, सभी धर्म को मानने का जो है हमें आज़ादी देता है देश, ठीक है, संविधान। उसी प्रकार से यह जो समाजशास्त्र है यह कोई जो है निरपेक्ष विज्ञान है, ठीक है ना, और आदर्शनात्मक विज्ञान यह नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके प्रकृति या विशेषता में कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि समाजशास्त्र का जो प्रकृति है वह अमूर्त विज्ञान का है, न कि मूर्त विज्ञान। तो ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। और समाजशास्त्र जो है एक प्रकार से जो है समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को ये प्रकृति बताता है, समाजशास्त्र का प्रकृति या विशेषता बताता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्रकृति विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शनात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ठीक है ना, यह न कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान है। तो ये सारे चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, बहुत अच्छे से इंग्लिश देख लीजिएगा आप लोग, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब आता है बातें समाजशास्त्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। 2 लाइन का ये चीज़ें है, इसको समझ लीजिए कि समाजशास्त्र का क्या महत्व है। तो मेरे डियर, समाजशास्त्र जो है समाज की समस्याओं को अध्ययन करता है। इसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझाने हेतु समरूपताओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। आप चाहते हैं कि एक समाज में विभिन्न प्रकार के समस्या को सुलझाया जाए, जातिवाद को कैसे समझा जाए, भाषावाद को कैसे समझा जाए, संप्रदायवाद को कैसे समझा जाए, आदि तमाम ऐसे समस्या है जिसको समझे और वह भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप उसको समस्याओं को सुलझाने का अगर चाहते हैं तो आपके अंदर समाजशास्त्र का अध्ययन होना आवश्यक है, या फिर आपको समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए जो है समाजशास्त्र के अध्ययन महत्व है कि आप इन सब चीज़ों के समस्याओं के बारे में समझ सकते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन करके। ओके, नेक्स्ट इसका महत्व देखिएगा समाजशास्त्र का। इससे सामाजिक गतिशीलता के बारे में ज्ञात होता है। इससे भारतीय समाज की अन्य समाजों से तुलना करना संभव है। समाजशास्त्र एक ऐसा जो है शास्त्र है जिसको आप दूसरे जो है शास्त्रों से या दूसरे विज्ञानों से कंपैरिजन कर सकते हैं आराम से। अब ये होता यह है कि इसमें जो भी सामाजिक गतिशीलता है इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में हमें पढ़ना होगा तो समाजशास्त्र का जो है सहारा लेना पड़ेगा। अन्य समाजों के बारे में आपको जानना है तो समाजशास्त्र का ही अध्ययन करना पड़ेगा। या फिर आप अपने समाज को किसी दूसरे समाज से तुलना करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन किस पर हावी है, तो ये समाजशास्त्र से ही पता चलता है। मतलब सीधा समझा जाए कि आप अपने समाज या दूसरे समाज या देश के संपूर्ण समाज के बारे में पता करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह समाजशास्त्र से ही आपको जानकारी मिलेगा समाज के बारे में, ठीक है। तो यह जो है एक समाजशास्त्र का महत्व होता है। तो इस महत्व मैंने बता दिया, कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग में समाजशास्त्र का क्या महत्व है। अब ए वाला क्वेश्चन जो है इसमें मैं अभी ही बता देता हूँ, मोस्ट VVI, ठीक है, मोस्ट VVI इसको कर लीजिए। आपसे या तो 5 नंबर में पूछेगा या लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में टंगड़ी जो लंगड़ी होता है, लंगड़ी जोड़कर ABC करके ऐसे में यह क्वेश्चन डाल देगा, या फिर सिंगल में पूछेगा तो जैसे होता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में उसमें एक क्वेश्चन ये भी दे देगा। क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कहेगा कि
नर्सिंग के लिए जो है समाजशास्त्र का महत्व बताए, या समाजशास्त्र का महत्व जो है नर्स के लिए क्यों है बताए। ठीक है, मतलब तमाम जो है समाजशास्त्र का महत्व पूछेगा नर्सिंग के लिए, नर्स के लिए, या नर्सिंग क्षेत्र में समाजशास्त्र का महत्व को समझाए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये बताना है कि नर्स के लिए कैसे महत्व है समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र समाज समुदाय एक लोगों में आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। वही नर्सिंग वह प्रोफेशन है जो रुग्ण व्यक्तियों मतलब बीमार व्यक्तियों, परिवार व समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। मेरे डियर, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक समुदाय के लोगों में आपसी उसके अंतर काम को अंतरक्रिया का एक शास्त्र है। मतलब समाजशास्त्र एक समुदाय के लोगों के अंतरक्रिया का शास्त्र है, मतलब उसके अंदर के समुदाय के अंदर के कार्यों का एक कामों का एक शास्त्र है। ठीक है, वही जो है नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, नर्सिंग जो व्यवसाय है, यह एक रुग्ण व्यक्ति मतलब एक बीमार व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय को स्वस्थ रहने में सहायता करता है। मतलब समाजशास्त्र क्या करता है? हेल्प करता है कि व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है या जो परिवार है या जो समुदाय है, उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, किन किन चीज़ों को देख कर जो है ध्यान में रखकर इलाज करना चाहिए, यह समाजशास्त्र बताता है। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है ना, विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग होते हैं, तो उनको उनके मान्यता और हिसाबों से भी उनका देखरेख आवश्यक है उनको ठीक करने के लिए। तो समाजशास्त्र हेल्पफुल होता है कि हम उनके जाति धर्म संप्रदाय, हम उनके रीति रिवाजों को समझ सके एज ए नर्स, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो समाजशास्त्र किससे महत्वपूर्ण है? तो समाजशास्त्र समुदाय में लोगों को आपसी अंतरक्रिया का एक शास्त्र है। वही नर्सिंग प्रोफेशन जो है जो रुग्ण व्यक्ति, परिवार, समुदाय को व्यवस्थ रखने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब नर्सिंग जो है लोगों को स्वस्थ, परिवार को, समुदाय को, सभी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और वहीं पे समाजशास्त्र जो है समाज समुदाय के लोगों को एक आपसी अंतरक्रिया का शास्त्र है। ठीक है, तो ए लाइन समझ गए ना, ए लाइन समाजशास्त्र का हुआ और ये लाइन जो है आपका क्या चीज़ का हुआ? नर्सिंग का हुआ। तो इसको आप लोग दोनों को अलग अलग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये है समाजशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और ये है नर्सिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरे डियर, समाजशास्त्र एक नर्सिंग व्यवसाय में निम्न महत्व है। अब जो समाजशास्त्र होता है नर्सिंग के क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। तो समाजशास्त्र के नर्सिंग के लिए समाजशास्त्र का महत्व जो है निम्नलिखित है। चलिए एक एक करके अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में नर्सेज को सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। मतलब समाजशास्त्र का अगर नर्स अध्ययन किया है तो उससे समाज और सामाजिक अंतरक्रियाओं को, ठीक है ना, सोशल इंटरेक्शन को समझने में मदद मिलता है। मतलब समाज में सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझने में मदद मिलता है समाजशास्त्र के थ्रू। ठीक है, पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है समाजशास्त्र से नर्स को अपने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के मरीजों से कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। अब जो समाजशास्त्र होता है, इस समाजशास्त्र की सहायता से नर्स जो है अपने विभिन्न मतलब डिफरेंट जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, मतलब अलग अलग जो समाज के लोग हैं, उनसे कम्युनिकेशन में मदद मिलता है। ठीक है ना, बात विचार संचार करने में मदद मिलता है समाजशास्त्र के जरिए ही। तो इस चीज़ को भी आप लोग पॉइंट करके रखिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न है समाजशास्त्र से जेंडर इशू मतलब लिंग की समस्या, सामाजिक वर्ग, सामाजिक असमानता व उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। मतलब समाजशास्त्र जो है समाज में अगर कोई लिंग का समस्या हो, जेंडर इशू है, सामाजिक वर्ग हो या फिर सामाजिक असमानता हो या उसके स्वास्थ्य पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझने में मदद मिलता है। मानिए एक नर्स है, उसको समाज के बारे में नहीं पता है, तो क्या वह लिंग का भी बारे में उसको जो है लिंग जेंडर इशू होगा, जैसे देखते होइएगा मेल होता है, फीमेल होता है, ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है ना, गे होता है। तो इस प्रकार से उसे जेंडर इशू हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चलेगा समाज के बारे में। अगर पता नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं रहेगा कि इस समाज में कौन कौन से जेंडर के लोग रहते हैं, तो ऐसे में उससे जेंडर इशू हो सकता है। सामाजिक वर्ग जो है नहीं पहचान पाएगी, ठीक है ना, सामाजिक असमानता को भी नहीं पहचान पाएगी और उसके स्वास्थ्य पर समाज क्या प्रभाव डालता है इस चीज़ को भी नहीं समझ पाएगी। तो समाजशास्त्र बहुत आवश्यक होता है नर्स के लिए, यह एक महत्व है। समाजशास्त्र से सामाजिक नीतियों के समाज पर प्रभाव को जानने में सहायता मिलती है। अब समाजशास्त्र से होता यह है कि सामाजिक नीति मतलब समाज में क्या कानून है, नियम है, इसको समाज पर क्या प्रभाव है, इसको जानने में मदद मिलता है। मतलब पहले से कोई नियम कानून चलते आ रहा है, तब तो हम जानते हैं अपने पिता से, अपने जो है दादा से या अपने आसपास के लोगों से जो है समाज के नियमों और कानूनों को जान पाते हैं ना। तो ये कब संभव है? जब हम समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे तभी ना। तो एक नर्स के लिए सामाजिक नीतियों को समाज पर क्या प्रभाव है इसको जानने में सहायता मिलता है। ठीक है,
5वां पॉइंट देखिएगा, समाजशास्त्र के अध्ययन से नर्सेज को सामाजिक समस्या जानने व समझने व उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव समझने में मदद मिलता है। अब समाजशास्त्र के अध्ययन से जो नर्सेज होती है, जो नर्स होती है, उसको समाज में कौन सी समस्या है, इसको कैसे समझना है, उस समस्या का जो है स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसको समझने में मदद मिलता है। तो अगर आप समाजशास्त्र के बारे में नहीं अध्ययन किए हैं तो आप सामाजिक समस्या को नहीं जानेंगे, और जब सामाजिक समस्या को नहीं जानेंगे तो उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला होता है, इसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए समाजशास्त्र का महत्व है नर्सिंग के क्षेत्र में। एंड छठा देखिएगा, समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उनकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। अब समाजशास्त्र से नर्स को मरीज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व उपचार में उसकी भूमिका जानने में मदद मिलती है। मतलब नर्स को जो है इस चीज़ का पता चलता है कि किसी मरीज का, ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और उसका उपचार में वह कितना ज़्यादा मदद कर रहा है, इस चीज़ को जो है समाजशास्त्र से ही पता चलता है। जाहिर सी बातें हैं, आप समाजशास्त्र जो है पढ़ते हैं इसीलिए ना कि आप तमाम तरीके के समाज, उसके सांस्कृतिक के बारे में जो है पता कर सके, तथा कोई सामाजिक रूप से कोई उपचार कैसे किया जा सके किसी मरीज को, तो इसके जानने के लिए मदद मिलता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए यह महत्व है। 7वां देखिएगा मेरे डियर, समाजशास्त्र के प्रयोग से नर्स सामाजिक रिसर्च कार्य सीखती है। अब आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र के सहायता से ही जो नर्स होती है, समाजशास्त्र का ये महत्व है कि समाजशास्त्र के प्रयोग करके जो नर्स होती है वह अपने सामाजिक रिसर्च, सामाजिक खोज के कार्य को सीखती है। जैसे साक्षात्कार करना, इंटरव्यू करना, स्टैटिक मतलब आंकड़ा लेना, थ्योरी विकसित करना, तो ये सब एक प्रकार से सामाजिक रिसर्च हो गया जो समाज पे खोज किया जाता है। और समाजशास्त्र के प्रयोग जो है नर्स के लिए सामाजिक रिसर्च का कार्य सिखाती है, और यह एक महत्व है। नेक्स्ट देखिएगा, समाजशास्त्र नर्सिंग प्रोफेशन को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। अब जो समाजशास्त्र होता है, एक नर्सिंग प्रोफेशनल जो नर्सेज होती है उसको स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है कि वह समाज में जाकर लोगों को, कौन किस समाज में रह रहा है, वैसे ही उसको स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो यह कौन बताता है? समाजशास्त्र बताता है कि नर्सिंग को इस तरीके से जो है लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए भी समाजशास्त्र नर्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां देखिएगा, मरीज के सामाजिक वातावरण में बदलाव कर रोगियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जो मरीज पहले से अपने वातावरण में है, जो जिस सोशल इन्वायरमेंट में है, अगर उसमें उसको तकलीफ हो रहा है तो नर्स जो है सामाजिक वातावरण को ही क्या करती है, परिवर्तन करती है, बदलती है और रोगियों को उपचार करने में इसका प्रयोग करती है। तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक परिवर्तन करके रोगी को उपचार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है नर्स के लिए। ठीक है। समाजशास्त्रीय जानकारी से नर्स स्वयं, परिवार, समाज में एडजस्ट करना सीखती है। अब जो नर्स होती है वह है, अब इसी पॉइंट को आप अलग अलग कैसे लिख लेंगे कि समाजशास्त्र के अध्ययन करके नर्स जो है स्वयं को सामंजस्य और एडजस्टमेंट करना सीखती है। ठीक है ना। समाजशास्त्र के अध्ययन करके परिवार और समाज को एडजस्टमेंट, परिवार और समाज से एडजस्टमेंट करना लोगों में सीखता है। ठीक है ना। तो ये सब नर्स के लिए जो है समाजशास्त्र का अध्ययन करके एक नर्स जो है क्या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकती है, यही नर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख देंगे। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट बताया, लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत है, अगर आप चीज़ों को समझ गए कि एक नर्स के लिए समाजशास्त्र कैसे जो है अच्छा हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है, उसी को इसमें लिख दीजिएगा कि एक जो है समाजशास्त्र नर्स के लिए किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा, उस चीज़ को आपको लिख देना है। इस 10 पॉइंट के अलावा भी सोच के लिख दीजिएगा। तो माने के 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज में, 1.5 पेज में तो कम से कम लिखना पड़ेगा। तो 1 पेज में तो ये हो जाएगा, मैं 10 लाइन बता दिया तो आपको 1 पेज ये हो जाएगा 10 पॉइंट। लेकिन इससे अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके दिमाग के ऊपर है, सोच कर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे समाप्त कि नर्सिंग के लिए समाजशास्त्र कैसे महत्व है। ठीक है। चलिए अब आता है मेरे डियर, यह भी क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर के लिए VVI है, इसको आप लोग करना है। ठीक है। कैसे करना है? तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि सोशियोलॉजी का रिलेशन बताइए अदर साइंसेज के साथ, मतलब अदर विज्ञान के साथ, अदर शास्त्रों के साथ जो है समाजशास्त्र का अध्ययन बताएं। ठीक है। समाजशास्त्र का संबंध बताएं। मतलब एक समाजशास्त्र हो जाएगा और समाजशास्त्र को अन्य शास्त्रों के साथ जो है संबंध बताना रहेगा। कैसे? चलिए देखिए, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से किसी रूप से संबंधित है। इन सभी सामाजिक विज्ञानों, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास शास्त्र का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन सभी का केंद्र बिंदु मानव है। मेरे डियर, समाजशास्त्र जो होता है लोगों के बीच का ही अध्ययन है। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र जो है पेड़ पौधे के बीच का अध्ययन है। ठीक है ना। समाजशास्त्र पर्यावरण को भी इंक्लूड करता है, बट उसमें रोल जो है पर्यावरण का उपयोग करने का तो मानव का ही है ना। तो मानव एक केंद्र बिंदु होता है समाजशास्त्र में। ठीक है।
तो समाज जो शास्त्र होता है, सामाजिक जो हमारा विज्ञान है वह अलग अलग है। जैसे मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, इतिहास शास्त्र हो गया, ये सब के सब जो है हमारा क्या हो गए कि ये सब के सब जो है हमारा एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। भले ही ये सब का जो है क्षेत्र अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट जो होता है मानव, वह सब में सेम होता है। चाहे आप इतिहास पढ़े, वहाँ भी आपको जो है व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ा जाता है, मानव के बारे में ही। चाहे नियम कानून राजनीतिक शास्त्र की बात किया जाए तो वह भी व्यक्ति पर, मानव पर ही लागू होता है। अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे यापन करेगा, जो है यह भी जीवन यापन जो है मानव से ही संबंधित होता है। मनोविज्ञान होगा, मन का विज्ञान होगा, उसमें भी व्यक्तियों का ही व्यवहार का अध्ययन होता है। तो कहीं ना कहीं सब में व्यक्ति ही एक बिंदु होता है और बाकी जो है क्या है, सहायक होता है। सभी सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र से किसी न किसी रूप से संबंधित है, इसीलिए इसका संबंध बताना है। इन सभी सामाजिक विज्ञानों को, ये चारों को क्षेत्र अलग अलग है, परंतु इन सभी का केंद्र बिंदु मानव ही होता है। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट है यहाँ पे समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। पहला पॉइंट है मेरे डियर, हम लोग जानते हैं कि समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। पहला पॉइंट, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। मनोविज्ञान के प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो मनोविज्ञान होता है उसका, तो पहला पॉइंट है कि समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। मेरे डियर, समाज शास्त्र को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि प्रमुखता व्यक्ति से संबंधित है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान जो है समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान विषय के मध्य पुल की भांति कार्य करता है। इसकी रुचि इस बात से है कि व्यक्ति किस प्रकार समाज में रहता है और सामाजिक समूहों में सामाजिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करता है। मेरे डियर, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध का मतलब है, यह भी 5 नंबर में पूछता है प्रश्न कि बताइए जो है समाज शास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध बताइए। तो मेरे डियर एक बात समझिए, पहला पॉइंट है समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध। ठीक है, तो ऐसे में होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन हम जानते हैं समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का एक अध्ययन है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे से परस्पर है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वह समाज में ही रहते हैं, तो उसके कैसा बिहेव है समाज में, इसका अगर उसके व्यवहार का अध्ययन करना हो तो साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, अगर उसके आसपास रहने का संबंध का अध्ययन करना हो तो समाज का अध्ययन करते हैं। तो दोनों का मुख्य पॉइंट कौन सा है? व्यक्ति ही है, इसलिए दोनों का जो है आपस में संबंध है। यही कारण है कि समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से इस संबंध होता है। और जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वह समाज शास्त्र के साथ एक पुल के भांति कार्य करता है। मतलब जो मनोविज्ञान है और जो समाज शास्त्र है, इस दोनों जो है क्या करता है कि व्यक्ति के बीच में पुल के भांति कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र से महत्व। अब आज के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन देख लीजिए यहाँ पे, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध। ठीक है ना, आज अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन समाज में बेरोजगारी, गरीबी जैसी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु किया जा रहा है। इस प्रकार के गरीबी, बेकारी, जनसंख्या विस्फोट जैसी अनेक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु दोनों शास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है। मेरे डियर, समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध कैसे है? तो जैसे समाज में लोग रहते हैं, अब लोग जो है बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बहुत बेरोजगार होते हैं, बहुत आर्थिक समस्याओं तंगी से जो है सुलझते रहते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी को सुलझाने के लिए जो है अर्थशास्त्र आया कि व्यक्ति के कैसे जो है गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक समस्याओं को समझा जाए, क्या आमदनी है, क्या खर्च है, कैसे समझा जाए, तो इसके लिए अर्थशास्त्र आया। ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र इस चीज़ को जब तक नहीं पकड़ पाएगा कि हमें जो है व्यक्ति को कैसे जानेंगे कि कौन व्यक्ति कैसे जो है गरीब है, कौन व्यक्ति कहाँ पर कितना गरीब है, यानी व्यक्तियों के बारे में जानना है तो समाज के बारे में जानना है तो समाज शास्त्र का अध्ययन होगा। और उस समाज में रह रहे व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति, उसके बेरोजगारी, उसके जनसंख्या विस्फोट, ठीक है ना, गरीबी, इन सभी समस्याओं को जानना है तो समाज शास्त्र। इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है समाज शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में क्या संबंध है देख लीजिए। समाज पर राज्य तथा इसके कानूनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, राज्य सरकार कानून के माध्यम से समाज हेतु हानिकारक रीति रिवाज, कुप्रथाओं को बदलने का प्रयास करती है। इस प्रकार इस हेतु समाज शास्त्रीय अध्ययन आवश्यक रहता है। मेरे डियर, समाज शास्त्र के अध्ययन करके हम तो समाज की स्थिति के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, समाज के संबंधों के बारे में जानते हैं, पर समाज में अगर नियम कानून लगाना हो, कोई जो है हानिकारक रीति रिवाज है, कोई गलत चीज़ें हैं, तो उसको अगर हटाना हो, उसको अगर दूर करना हो, बदलना हो, तो उस रीति रिवाज, नियम कानून के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है, वो राजनीतिक शास्त्र होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। तो इस चीज़ को आपको, इसीलिए दोनों एक दूसरे से पूरक है कि समाज शास्त्र के समझ के लोगों को बारे में, वहाँ के जो है रीति रिवाज के बारे में जानेंगे, और राजनीतिक शास्त्र के जरिए अगर कोई रीति रिवाज गलत है, कोई कुप्रथा है, तो इसको बदलने के लिए राजनीतिक शास्त्र में नियम कानून बना है, जो क्या होता है, कानून के रूप में प्रभाव रखता है समाज के बीच में। ठीक है, और इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद चौथा यहाँ पे देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध। इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है। इतिहास क्या है? इतिज और हास, मतलब बीते हुए चीज़ों को अध्ययन करना। मेरे डियर, इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र सीमित है। वही समाजशास्त्र संस्कृति संस्थाओं का इतिहास एकत्रित करता है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर ही सामाजिक जीवन जीने का प्रयास करता है। मेरे डियर, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो इतिहास होता है वह पूर्व के जो है बीते हुए चीज़ों को अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन जो जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं बीते हुए जो हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे समाज में जीवन चलाने के लिए उपयोगी साबित होता है, ठीक है। जिसके द्वारा हम इस चीज़ को अनुमान लगा के हम अपने निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि हमें कैसे जो है जीवन को, हमें सामाजिक जीवन को समझना है। तो उसके लिए हम लोग इतिहास, पूर्व के इतिहासों का जो है उपयोग करते हैं कि पहले क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। तमाम तरीके के बदलावों को, चीज़ों के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। तो यह जो है इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन हो जाएगा और समाजशास्त्र हो जाएगा जो समाज में पहले था और अब क्या है। तो इसी के बदलाव को जो है तुलना अध्ययन करके इतिहास और समाजशास्त्र में किया जाएगा। इसीलिए समाजशास्त्र तथा इतिहास में एक संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये चारों मैंने आपको बता दिया। आप इसको एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समुदाय क्या होता है, समुदाय कितने प्रकार के होते हैं, समुदाय का जो है क्या विशेषता मीन्स क्या लक्षण होता है बताइए, तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं, समझ गए? ओके, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, सबसे पहले जो ये चीज़ें देख रहे हैं, अर्थ समझाना है, ठीक है। तो अर्थ समझाने में हम लोग कम्युनिटी, समुदाय का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समान भाषा में समुदाय शब्द का प्रयोग जो है जाति विशेष, ठीक है, समान भाषा में कहा जाए समुदाय का, तो नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या जानते हैं, समुदाय यही ना कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय है, ईसाई समुदाय है, समझ गए, मुस्लिम कम्युनिटी का है, यादव कम्युनिटी का है, ठीक है, जाट कम्युनिटी का है। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग जो है क्या कहते हैं, जाति को भी, धर्म को भी एक समुदाय के तौर पर मान लेते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये ब्राह्मण जो समुदाय हो गया, इसमें ब्राह्मण लोग को जो है वर्गीकृत किया जाता है, किसमें, सब ब्राह्मण को वर्गीकृत हो गया। ईसाई का बात है तो इसमें टोटल ईसाई जो है आ जाता है। मुस्लिम का बात होता है तो टोटल मुस्लिम का आ जाता है। यादव की बात किया जाए तो टोटल यादव का आ जाएगा, समझ गए। ईबीसी जो ये तो कैटेगरी हो गया, अलग अलग बहुत सारे जो है आपके कम्युनिटी में बांटे गए हैं सभी को, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ये चीज़ें, तो आपको समझना चाहिए कि समान भाषा में हम लोग जो है समुदाय का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, जैसे हिंदू धर्म नहीं कहता है, सनातन धर्म, तो ये आपका हिंदू समुदाय का है। कैसे लोग कहता है, हिंदू समुदाय। तो हिंदू समुदाय का मतलब हो गया कि टोटल हिंदू का जो है बोध हो गया। तो ये जो होता है समुदाय का, सिंपल भाषा में देखा जाए तो जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, ठीक है, के लोगों के लिए किया जाता है नॉर्मल शब्दों में। जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय आदि आदि बहुत सारे होते हैं, उसको करते हैं। किंतु समाज शास्त्र में ऐसा नहीं माना गया। समाज शास्त्र में जो है समुदाय से तात्पर्य इससे अलग है, ठीक है। यह किसी गांव, कस्बा, नगर, प्रांत या देश के लिए प्रयोग किया जाता है। समाज शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी, इसमें न हमारा जाति, न धर्म और न ही जो है किसी संप्रदाय के ऊपर जो है समुदाय को बांटा गया है, ठीक है। ये हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, कि फलाना समुदाय, फलाना समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, यह समाज शास्त्र में इसे जो समुदाय को माना गया है वह किसी गांव, किसी कस्बा, मोहल्ला, किसी नगर, किसी प्रांत, किसी देश के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एक गांव हो गया, तो एक गांव जो है उसे विलेज, उसे रूरल कम्युनिटी माना जाता है, ग्रामीण समुदाय, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देश हो गया, प्रांत हो गया, तो इसमें दो ही तरह के माना जाता है, एक समुदाय गांव वाला और एक जो है शहरी समुदाय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें को देखा जाए तो यही जो है हमारा समाज शास्त्र में समुदाय का यह जो है बेसिकली माना जाता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तुम इधर समझ गए होंगे कि समान भाषा में हम लोग जो है किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के लिए हम जो है बोध कर देते हैं समुदाय के रूप में, लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं। समाज शास्त्र में इसी समुदाय को जो है गांव, कस्बा, नगर, प्रांत, देश के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये समझ गए। अब समुदाय की जो परिभाषा है, जो कुछ समाजशास्त्री ने दिया, सोशियोलॉजिस्ट ने जो दिया, वह आपके सामने है। जैसे ग्रीन के अनुसार सबसे बेस्ट एच.टी. मजूमदार का है। एच.टी. मजूमदार जो थे, इन्होंने भी बताया और ग्रीन ने भी बताया। ग्रीन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल, चाहे आप किसी जाति का भी बात कर लीजिएगा, जैसे यादव जाति का बात कर लीजिएगा, तो उसमें टोटल यादव आ जाएगा। तो क्या हो गया, उसमें टोटल यादव समूह की बात हो गया, समझ गए। तो समुदाय मीन्स व्यक्तियों का समूह। ये ग्रीन ने कहा कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, बिल्कुल समूह है। अब चाहे किसी गांव की बात करें, तो आप सिंपल किसी गांव का भी अगर बात कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस गांव के पूरे जो है जनसंख्या की बात हो रही है, मतलब पूरे समूह की बात हो गई, समझ गए। ये चीज़ें हैं।
समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीप छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वही चीज़ें है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो छोटे छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे गांव हो गया, किसी कस्बा हो गया, कोई मोहल्ला हो गया, अगर पूरे शहर की बात करेगा तो पूरे शहर का भी बात हो जाएगा, तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। समझ गए? तो ये जो है आपके ग्रीन के अनुसार जो है ये सारा चीज़ें जो है आपके कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार से एच.टी. मजूमदार के अनुसार याद रखिएगा कि एच.टी. मजूमदार के अनुसार समुदाय किसी निश्चित भूभाग क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, एच.टी. मजूमदार ने कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र, समझ गए, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे जो व्यक्तियों का समूह है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं वही जो है समुदाय हो जाता है। नॉर्मली यही समझिए कि समुदाय का मतलब व्यक्ति समूह में हो और वह अपना जीवन समान तौर पर व्यतीत करते हैं, वही जो है समुदाय होता है। समझ गए? तो यह एच.टी. मजूमदार ने कहा कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र या किसी क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, व्यक्ति जो है वहाँ पे रहते हैं और वह समान जीवन व्यतीत करते हैं, तो वही जो है हमारा हो गया क्या चीज़, समुदाय। ठीक है, ये चीज़ को समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग परिभाषा मीनिंग समझ गए, यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है तो इस चीज़ को भी आप लोग को समझना चाहिए। अब आता है समुदाय के लक्षण या विशेषता, प्रकार आगे बताएंगे। समुदाय की आपसे कैरेक्टरिस्ट पूछ सकता है कि समुदाय के क्या विशेषता होता है या लक्षण होते हैं, समुदाय में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या विशेषता होते हैं। तो समुदाय के निम्नलिखित विशेषता या निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला है समुदाय में लोगों का समूह होता है। देखिए, समुदाय को अगर समझना है, कम्युनिटी को, तो इसके लक्षण को समझ जाइए, इसके विशेषता को समझ जाइए, आप जो है समुदाय को समझ जाएंगे। समुदाय में क्या क्या होते हैं उस चीज़ को अगर आप लक्षण विशेषता समझ आते हैं तो समझ जाएंगे कि समुदाय क्या होता है। तो समुदाय का मतलब होता है समुदाय में लोगों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल, इसका विशेषता है कि यहाँ पे लोगों का समूह होता है। समुदाय का निर्माण लोगों के समूह से मिलकर ही होता है, एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। समुदाय जब भी बात होगी तो व्यक्तियों के समूह से ही जो है समुदाय का जो है निर्माण होता है, इस चीज़ को ध्यान से रखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे व्यक्ति समुदाय में एक आत्मनिर्भर समूह होता है, यह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। अब जो समुदाय होता है वह जो है क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है, वह अपने जो चीज़ों की आवश्यकता है वह पूर्ति स्वयं कर लेता है। तो समुदाय में आत्मनिर्भर भी पाया जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, तीसरा है आइडेंटिफाई, पहचान। आइडेंटिफाई, पहचान कहने का मतलब है कि प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, इससे समुदाय को पहचान मिलती है। जैसे आप क्या कैसे कहे हैं कि कोई अगर ब्राह्मण कास्ट से है तो अगर हम ब्राह्मण समुदाय कह के बुला दिए तो वहाँ पे टोटल ब्राह्मण का बात हो गया। अगर कोई पटेल का है तो अगर हम पटेल समुदाय कह दिए तो पूरे पटेल की बात हो गई। अगर हम सीधा हिंदू की बात कह दिए कि हिंदू समुदाय तो पूरे हिंदू की बात हो गई वहाँ पे। तो क्या हो गया कि यहाँ पे पहचान मिलता है कि वो फलानवा समुदाय के मतलब फलानवा जाति का है। ठीक है, वह चिलानवा समुदाय का है तो वह चिलानवा धर्म का है, तो वह जो है फलानवा धर्म का है तो मतलब वह उस धर्म से जाना गया। ठीक है ना, तो इससे एक पहचान मिलता है। खास तौर पर अगर गांव की नाम लिया जाए कि फलाना गांव, ठीक है, नहीं होता है फलाना गांव और फलाना गांव के बीच में मैच है, तो इस हिसाब से क्या हो गया कि फलाना गांव के नाम से पहचाना गया। ठीक है ना, तो पहचान, प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है और इससे ही उसको पहचान मिलती है। ठीक है, चौथा है स्टेबिलिटी, स्थिरता। समुदाय अस्थायी होता है या किसी क्षेत्र विशेष में ही स्थिर रूप से रहता है। अब समुदाय कैसे अस्थायी होता है, अब आपका गांव हो, विलेज हो, तो उस विलेज को ऐसा थोड़ी ना कि वह विलेज 5 साल 10 साल है वह बाद में जो है ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। विलेज हमेशा वह जो है बना रहता है। ऐसा कभी होता है कि एक गाँव अभी 10 साल है और 10 साल के बाद यह गाँव ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होता है? कोई शहर बन गया और पता है कि कोई शहर बन गया और 5 साल के बाद वह शहर समाप्त हो जाएगा, ऐसा होता है? समुदाय में स्थिरता होता है, समुदाय अस्थायी होता है, स्टेबिलिटी होती है, उसमें स्थिरता होती है। यही कारण है कि वह किसी भी विशेष क्षेत्र में जहाँ पर वह है वहाँ पे वह स्थिर रहता है। समझ गए? जैसे आपका गांव जहाँ पे है, गांव जहाँ पे रहता है आपका, पहले से गांव वहीं पे है, ऐसा तो ही नहीं है कि वह गांव पहले वहाँ था और बाद में जो है 5 साल के बाद जो है कहीं और चला जाएगा, ऐसा होता है? नहीं। तो समुदाय में स्थिरता पाया जाता है। ठीक है, आगे है समुदाय जो है आपका अनिवार्य, ठीक है ना, अनिवार्य सदस्य मतलब कंपल्सरी मेंबरशिप। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, यह ऐच्छिक नहीं होता है। माय डियर,
अब मान लीजिए कोई गांव में कोई व्यक्ति है तो गांव भी एक समुदाय हो गया, ठीक है। अब इस गांव में देखते होइएगा कि गांव की अगर बात करेगा तो पूरे गांव के लोग आ गए इस समुदाय में, लेकिन गांव में अगर जाति की बात हो जाएगी कि फलानवा जाति, तो वह जो है क्या होता है, वह उस जाति का जो है सदस्य है, तो वह समुदाय की बात होगी अगर उसके जाति का, तो वह उस जाति के सदस्य के रूप में हो जाएंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपल्सरी मेंबरशिप होता है, जो अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। यह ऐच्छिक नहीं होता है, ठीक है। यह आपके जो है ऐच्छिक नहीं होते हैं, मतलब यह इच्छा पर नहीं होते हैं। जैसे कोई किसी अगर जाति में जन्म ले लिया तो यह उसके इच्छा पर था कि हाँ हम फलानवे जाति में जन्म लेंगे, ऐसा तो नहीं है, यह ऐच्छिक नहीं होता है, समझ गए। और यही जो है आपका कंपल्सरी मेंबरशिप होता है, ओके। छठवां है कॉमन लाइफ स्टाइल, समान जीवन शैली। हर समुदाय में कुछ रीति रिवाज, कुछ खान पान, मूल्य, परंपराएं आदि समान होते हैं जो उस समुदाय की विशेषता बनाते हैं। अब आप लोग देखते होइएगा कि जैसे हमारे हिंदू में है तो देखते होइएगा कि हिंदू में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे पर्व त्यौहार को जो है माना जाता है। तो इनका रीति रिवाज, इनका खान पान, इनका मूल्य, परंपराएं सब जो है जो भी हिंदू कम्युनिटी में होंगे सबका एक जैसे लगभग रहता है, ठीक है। हाँ, ये अलग चीज़ें हैं कि अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो चीज़ें उधर होता है वह जो है उत्तर भारत में जो अलग नाम से जाना जाता है, वही जैसे हो गया आपका तमिलनाडु केरल में जो पर्व होता है दक्षिण भारत में, वह उत्तर भारत में अलग नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं नाम जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रीति रिवाज, खान पान, परंपराएं आदि समान होते हैं और यह उस समाज की उस समुदाय की विशेषता होती है। तो समान शैली होता है, कॉमन लाइफ स्टाइल होता है समुदाय में। व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव जो है ऑब्जेक्टिव, समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह व्यापक होता है, ठीक है। अब जो हमारा समुदाय होता है, समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, यह व्यापक होता है। अब ऐसा बताइए, किसी मोहल्ला का निर्माण हुआ है तो वह किसी एक के उद्देश्य से हुआ है, ऐसा नहीं होता। वह हर उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहेगा, वह व्यापक होता है। जितना भी उसमें आप परिवर्तन कर दे बढ़िया है, जितना आप उसमें जो है अच्छा कर दे बढ़िया है। तो यह कोई एक उद्देश्य या किसी कुछ उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है, यह व्यापक होता है, यह एक्सटेंसिव होता है। कौन? समुदाय, ठीक है ना। आठवां है नियंत्रण। प्रत्येक समुदाय के कुछ नियम होते हैं एवं समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति एवं क्रियाओं का नियंत्रण इन्हीं नियमों द्वारा होता है। अब समझिए, जैसे हमारा देश है, अगर देश की बात करेगा तो देश, समाजशास्त्र में देश को भी एक समुदाय के रूप में माना गया है। तो अगर नियंत्रण की बात कहेगा देश पर, तो देश के चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं और उसी के जरिए जो है नियंत्रण किया जाता है उस देश पर, मीन्स उस समाज पे। तो ये नियंत्रण जो है आपके यही जो है क्या होते हैं, इसका विशेषता होता है, ठीक है। नौवां है स्वाभाविक विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। स्वाभाविक विकास कहने का मतलब है कि समुदाय का विकास स्वयं होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। अब जैसे गांव है, तो गांव जो होता है, चाहे शहर है, कोई देश है, तो भले इसके इंटरनल चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ काम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है वह समुदाय का विकास, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख संप्रदाय, ठीक है। तो अलग अलग जो है क्रिश्चियन, तो अलग अलग जो है आपके संप्रदाय धर्म है, तो ये सब एक समुदाय के तौर पर है, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का जो विकास होता है ऑटोमेटिक होता है। अब हिंदू धर्म की अगर विकास करना हो तो इसके लिए पुल पुलिया, इसके लिए खेल स्टेडियम और इसके लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है, नहीं है। अगर किसी मुस्लिम समुदाय का अगर आपको विकास करना हो तो ऐसा संभव थोड़ी ना है कि जो है आप जो है उसके अंदर के चीज़ों को करेंगे, वो तो ऑटोमेटिक विकास होते रहता है। उसके विकास में जो है किसी व्यक्ति का रोल नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक जो है समय के साथ बदलता रहता है, तो ऑटोमेटिक होते रहता है। तो यह विकास स्वाभाविक होता है, वो नेचर होता है, बदलते रहता है विकास उसमें, ठीक है। तो यही जो है आपका मैंने आपको बता दिया। चलिए आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि समुदाय के लक्षण या विशेषता में क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिए, जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं बार बार कहता हूं, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि लोगों का समूह, आत्मनिर्भर, आइडेंटिटी, तो पहले इस मैटर को ध्यान में नहीं रखिए, इस मैटर को ध्यान में नहीं रखिए, इस मैटर को गोली मारिए। पहले इस जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखिए, पहले इसको ध्यान में रखिए, पहले इसको ध्यान में रखिए। जितना भी 9 पॉइंट है, पहले 9 पॉइंट को ध्यान में रखिए, और जब पॉइंट ध्यान में रहेगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर की चीज़ों को आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि समुदाय का लक्षण लोगों का समूह होता है। समुदाय का लक्षण विशेषता में वहाँ पे आत्मनिर्भरता पाया जाता है, इसकी पहचान होती है, सभी समुदाय का अपना अपना पहचान होता है, ठीक है। समुदाय का एक स्थिरता, स्टेबिलिटी पाया जाता है इसका विशेषता में। यहाँ पे जो सदस्यता होता है कंपल्सरी होता है, व्यक्ति की इच्छा पर जाहिर नहीं होता है ये चीज़ें, ठीक है।
आगे है समान जीवन शैली। यहाँ पे जो चीज़ें होता है वह जीवन शैली सामान्य होता है, कॉमन लाइफ स्टाइल होता है, सबका एक तरह के होता है, समझ गए। यहाँ पे जो समुदाय होते हैं वह व्यापक उद्देश्य से होते हैं, समझ गए। यहाँ पे कोई एक खास उद्देश्य नहीं होता है। ओके, आगे है यहाँ पे जो नियंत्रण होते हैं उस पर, समुदाय पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिससे नियंत्रण करके रखा जाता है, ठीक है। और नौवां है यहाँ का जो समुदाय का विकास होता है, यह विकास जो है आपके जो होते हैं स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। यहाँ का जो विकास होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने 9 पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है, बता दिया। आगे चलते हैं। अब जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश पर फोकस कीजिए, अपना इंग्लिश में चीज़ों को ध्यान से रखिएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बातें आएगा कि समुदाय का कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, समुदाय का नॉर्मली आप देखिएगा 5 से 5, 3 हर एक जगह अलग अलग देखिएगा, बट नॉर्मली देखा जाए तो 2 प्रकार के समुदाय माने जाते हैं नॉर्मली। एक होता है रूरल यानी विलेज कम्युनिटी, और एक होता है हमारा जो है अर्बन कम्युनिटी, ठीक है। एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन, यानी एक ग्रामीण समुदाय और एक होता है शहरी समुदाय, और कहीं कहीं एक भी देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय, रूरल भी या विलेज कम्युनिटी क्या होता है। ग्रामीण समुदाय का मतलब क्या है? ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। अब जो ग्रामीण समुदाय है, विलेज रूरल कम्युनिटी है, यह जो है आपके ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। भारत, अब चूंकि ग्रामीण समुदाय के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे अभी तक जो भी संस्कृति, सभ्यता, जो भी पुरातत्व की चीज़ें हैं वो सबको बचा के हमारा ग्रामीण समुदाय ही रखा है, वरना शहरों में तो अब वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो उसका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसीलिए ग्रामीण समुदाय भारतीय सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, ठीक है। हो गया। भारत के संदर्भ में ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है, भारत के संदर्भ में कहा जाए तो ग्रामीण समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा समूह है। देखिए फिर से समूह की बात आ गई, जहाँ भी समुदाय होगा वहाँ पे समूह आएगा ही आएगा। तो उसी प्रकार से कहता है, भारत के बात किया जाए तो ग्रामीण समुदाय जो है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। बिल्कुल, अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो जो ग्रामीण समुदाय है यहाँ पे तो मनुष्यों का समूह है, बिल्कुल है, लेकिन यह समूह जो है आपके अपेक्षाकृत छोटा होता है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहता हो और जिनमें सामुदायिक भावना के साथ प्राथमिक संबंध स्थापित हो चुके हैं। प्राथमिक संपर्क कहने का मतलब होता है, प्राथमिक संबंध कहने का मतलब है कि ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठता पाया जाता है, डायरेक्ट संबंध होता है, समझ गए। यहाँ पे लोगों में जो है हम की भावना पाया जाता है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, यही ना प्राथमिक समूह होता है। और प्राथमिक समूह का तो मतलब ही है कि छोटा समूह जिसमें डायरेक्ट संबंध हो, समझ गए, जिसमें प्रेम घनिष्ठता की भावना हो। तो यही जो है हमारा ग्रामीण समुदाय में ये भी होता है, इसीलिए ग्रामीण समुदाय को हम प्राथमिक समूह के रूप में देखते हैं, ठीक है। ग्रामीण समाज के सदस्य मुख्यतः जो है कृषि पर जो है निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। होता यह है कि ग्रामीण समाज के सदस्य जो है मुख्यतः कृषि पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग समझ गए कि जो ग्रामीण समाज के लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर जो है वह कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि जीवन व्यतीत करते हुए कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य में लिप्त रहती है। अब होता यह है कि इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है गांव की, वह कृषि जीवन व्यतीत करते हुए कृषि एवं कृषि से ही संबंधित अन्य कार्य में लिप्त रहता है, ओके। और जिसमें समुदाय के लिए सभी आवश्यक तत्व निहित होते हैं। और जिसमें होता यह है कि इसमें जो है समुदाय के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं, वही जो है आपके कृषि के रूप में लोग ज़्यादातर गाँव के जो लोग होते हैं वह ये काम करते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब आते हैं हम लोग नगरीय अर्बन कम्युनिटी। तो ठीक नगरीय जो समुदाय, जो गांव की समुदाय है, ठीक उससे उल्टा जो है आपके शहरी समुदाय होता है। जिस प्रकार से देखा जाता है कि गांव के लोग जो है ज़्यादातर, ग्रामीण समुदाय जो है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं या कृषि से ही संबंधित कामों में निर्भर रहते हैं, ठीक है। उनका जीवन यापन बहुत सरल होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। तो उसी प्रकार से नगरीय समुदाय जो है ठीक उसके उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे नगरीय समुदाय वह समुदाय होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है अलग तरीके से, ठीक है। गाँव की तुलना में शहरों की जनसंख्या भी अधिक होता है। बिल्कुल समझ गए कि गाँव की जो जनसंख्या है वह शहरों की तुलना में कम होती है, ठीक है, घनत्व और जनसंख्या भी कम होते हैं। ग्रामीण समुदाय के अधिकांश निवासी जहाँ कृषि कार्यों पर निर्भर होते हैं, जबकि नगरों में व्यवसाय, बिजनेस,
ठीक है। अलग अलग बिजनेस होते हैं, यहाँ पे कार्य का एक अलग अलग अपना स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों जो है क्या करते हैं, अपना जॉब पर फोकस करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है लोग क्या करते हैं, अपना जॉब पर फोकस करते हैं, ठीक है। और जो है सामाजिक गतिशीलता आदि इसमें पाया जाता है, यानी जो शहर के लोग होते हैं उसमें जो है आपका पाया जाता है सब चीज़, ठीक है। मतलब उसमें चेंजेबल होता रहता है, गतिशीलता रहता है, और ज़्यादातर जॉब, ज़्यादातर बिजनेस, अलग अलग अपने विशिष्ट जो है कामों के लिए नगरीय समुदाय जाना जाता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय आप लोग समझ गए, नॉर्मली है। ग्रामीण समुदाय का मतलब क्या होता है कि जो गांव में रहता हो, गांव में लोगों का समूह जो अपना ज़्यादातर जीवन कृषि कार्यों में लगाया हो, गांव में संबंधित कार्यों, गांव में ही अपने काम को बिताता हो, सरल लाइफ जीवन जीता हो, जिसमें प्राथमिक समूहों की जो है प्राथमिक संबंधों की जो है पाया जाता है विशेषता, ठीक है। तो यही जो है आपका हो जाता है, समझ गए। शहर की बात किया जाए तो यहाँ पे एक दूसरे से तो भिन्नता पाया जाता है, एक दूसरे से लोग जो है हम की भावना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग अलग रह के अपने कामों को करते हैं, ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं रहता है शहरों में, ठीक है। तो यहाँ पे घनिष्ठता की कमी होती है, तो यहाँ पे द्वितीयक संबंध की प्राथमिकता होती है, समझ गए। यहाँ का लोग जो है यहाँ पे गाँवों से ठीक उल्टा होता है। गाँव में जहाँ कम जनसंख्या होते हैं, शहरों में जो देखते होइएगा ज़्यादा जनसंख्या होते हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होते हैं लोगों का, ठीक है। जहाँ पे गाँव में हज़ारों में संख्या होता है, वहाँ पे शहरों में लाखों में संख्या होता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपके अलग करता है। उसी प्रकार से जहाँ पे गाँव में लोग कृषि कार्यों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहीं पर देखा जाए आपके तो शहरों में लोग ज़्यादा जो है बिजनेस पर फोकस करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस पर अपना फोकस करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है अपना नौकरी पर फोकस करते हैं, अपना अपना एक विशिष्ट काम होता है सबका। तो ये जो है आपके अलग करते हैं। चीज़ों को समझ गए, आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों रूरल और अर्बन का दिया गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर बताएं। बड़ी आसान है, अंतर अगर पूछ देगा तो ग्रामीण समुदाय में क्या क्या होता है, शहरी समुदाय में क्या क्या होता है, दोनों में अंतर नहीं बता लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ग्रामीण समाज, ग्रामीण समुदाय का जो है रूरल कम्युनिटी का जो है विशेषता या लक्षण देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या विशेषता होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय का कमी भी पूछ सकता है और इसका विशेषता भी पूछ सकता है। तो कमी पूछेगा तो कमी को दर्शाइएगा, अगर विशेषता पूछेगा तो अच्छे अच्छे चीज़ों को दर्शा दीजिएगा। तो ग्रामीण समुदाय में कुछ खास विशेषता होते हैं, अलग अलग निम्नलिखित विशेषता होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय में छोटा आकार होता है, छोटा संख्या होता है लोगों का, कम संख्या होता है। यह जो है आपके गाँव शहरों की तुलना में छोटे आकार में होता है। तो यहाँ पे छोटे आकार में आप लोग क्या क्या लिखिएगा कि कम संख्या होने के कारण यहाँ पे कम जो है आपके भीड़ भाड़ रहते हैं, कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे होते हैं, ठीक है। छोटा आकार होता है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम होता है। कम जनसंख्या घनत्व होता है, क्यों? क्योंकि पर किलोमीटर जो व्यक्ति की संख्या होती है वह कम निवास करती है यहाँ पे, जबकि शहरों में देखते होइएगा छोटा छोटा व्यक्ति का घर होता है, एकदम सटा सटा देखते होइएगा। लेकिन गांव में देखिएगा एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, एक घर यहाँ तो एक घर यहाँ, एक घर यहाँ। तो ये जो है आपके जनसंख्या घनत्व जो होते हैं वह शहरों में ज़्यादा होते हैं, गाँवों में कम होते हैं। तो ये विशेषता है, ठीक है। प्रकृति से निकटता, अब जो गांव होते हैं देखते होइएगा हरा भरा रहता है, पेड़ पौधे रहता है, ठीक है। एकदम नदी नाले पोखर तालाब मिलेगा, यानी गांव में जो है आपके प्राकृतिक से निकट रहता है, लगता है कि हाँ वास्तव में जीवन आपके गांव में ही है। तो क्लोज टू नेचर, प्रकृति के निकट होता है गांव के जीवन। सरल एवं सादा जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन सिंपल और ऑर्डिनरी लाइफ होता है, सादा जीवन होता है, सरल होता है, ज़्यादा दिखावा नहीं, ठीक है। क्योंकि कृषि से जुड़े रहते हैं तो ज़्यादा झिटपुट में जो है नहीं रहते हैं लोग, सादा रहते हैं, खान पान भी सादा रहते हैं। शहर में मोमो चाउमीन बर्गर फास्ट फूड चलता है, जो गाँव में लोग जानते भी नहीं है ये सबको, समझ गए ना। तो गांव में एक सादा और सरल जीवन लोगों का रहता है, ठीक है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, यहाँ पे जो होता है आपके वह जो है क्या होता है, प्राथमिक संबंधों की जो है प्रधानता होती है, मतलब प्रायोरिटी ऑन प्राइमरी रिलेशन। यहाँ पे प्राथमिक संबंधों की प्रधानता मानी जाती है, ठीक है। जैसे एक दूसरे में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट मिलन जुलन होता है। गाँव में देखते होइएगा कि सब काफ़ी एक दूसरे से मिल जुल के रहते हैं, लेकिन वहीं पर बात किया जाए देखते होइएगा कि शहर में भाई काम से ही काम मतलब रखा जाता है, ज़्यादा दोस्ती यारी शहरों में नहीं होता है, ठीक है। लोग जो है ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, चूँकि उनके पास टाइम का अभाव रहता है। जबकि गांव में लोग एक दूसरे के बैठ के हब गप करते हैं, एक दूसरे पर कोई आफत आता है तो उसमें खड़े होते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्राथमिक संबंधों की प्रधानता का मतलब ही है कि एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना, एक दूसरे के निकट डायरेक्ट संबंध होना, समझ गए ना। छठा है कृषि मुख्य, यहाँ गाँवों का ये विशेषता है कि मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि है, ठीक है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि पर है लोगों का निर्भर, ठीक है। सातवां है सामाजिक गतिशीलता का अभाव। अब गांव में एक विशेषता ये देखा जाता है
कि गांव में जो है आपके गतिशीलता, मोबिलिटी मतलब परिवर्तन का अभाव देखा जाता है। जिस प्रकार से शहर में दिन प्रतिदिन जो है विकास होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है, तो गाँव में लोग जो है अपना परिवर्तन नहीं चाहते हैं और जो है नहीं करते हैं। उनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि में ही जो है वो लागे लागे अपना जीवन को चलाते रहते हैं, जबकि शहर में लोग जो है अपना अपना हमेशा जो है परिवर्तन के लिए सोचते रहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है गाँव में, परिवर्तन का अभाव होता है। यहाँ पे लोग जो है खेती को छोड़कर नौकरी व्यवसाय को जो है नहीं अपनाते हैं। ठीक है, बहुत कम अपनाते हैं। तो ये हो गया हम की भावना। हम की भावना का मतलब है कि यहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं, जिस समुदाय के लोग होते हैं, वह एक दूसरे को मिलकर हेल्प करते हैं। सब में हम की भावना पाया जाता है। इसीलिए सब जो है अपने अपने जो है किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को मदद करते हैं, किसी भी चीज़ों से एक दूसरे से मिलकर जो है परिस्थितियों का सामना करते हैं, क्योंकि सब सोचता है कि हमें बचाना है, हमें मदद करना है, हमें उसको ये करना है। सबके हम की भावना पाया जाता है, जबकि शहरों में जो है हम की भावना नहीं होता है। सब अपने अपने जो है लिए सोचते रहता है। ठीक है, 9वां है गाँव में ज़्यादातर जाति प्रथा का प्रधानता माना जाता है। शहर में अगर मान गए, शहर में आप किसी दूसरे कास्ट से हैं और आप किसी दूसरे कास्ट से अगर शादी कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई खोजने पूछने वाला होता ही नहीं है। लेकिन गाँव में जाति प्रथा ज़्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जाति से हैं, किसी दूसरे जाति में अगर आप शादी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो गाँव के आसपास के लोग हैं वो थू-थू करेंगे, कहेंगे कि देखो रे फलनवा के बेटा फलनवा जाति में शादी कर लिया। ज़्यादा गाँव के लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए ज़्यादा जो है बातें करते हैं आपके इन सब चीज़ों का। तो ये जाति प्रथा का जो है बात ज़्यादा होता है गाँव में। जबकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली, गाँव में देखते होइएगा दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता एक दूसरे से सब जो है घुल मिल के जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। जबकि शहर में देखिएगा आप लोग, तो शहर में ऐसा बहुत कम ही होता है कि दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन सब एक साथ रह जाए। ठीक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है ना, सब जहाँ एक बच्चा हुआ वो अपना फैमिली लेकर अलग रहने लगा। ठीक है, ऐसे शहरों में होता है। तो गाँव में जॉइंट फैमिली की विशेषता होती है। यहाँ पे धर्म तथा रूढ़िवादियों का महत्व होता है। गाँव में हमेशा देखा जाता है कि यहाँ पे धर्म प्रथा, रूढ़िवादी, अंधविश्वासों में ज़्यादा लोग जो है दिलचस्पी रखते हैं। तो ये जो है महत्व गाँव का एक विशेषता है कि यहाँ पे धर्म के प्रति, रूढ़िवादियों, प्रथाओं के प्रति ज़्यादा लोग अपने सजग रहते हैं। यहाँ पे शिक्षा की कमी होती है, ये भी एक विशेषता ही है कि यहाँ में जो है शिक्षा की कमी पाया जाता है, बहुत घोर। ठीक है ना, गाँव में शहरों की तुलना में घोर जो है शिक्षा की कमी पाई जाती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है गाँव में, शहरों की तुलना में गाँव में जो है आपके स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है। यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। ठीक है, कमाना नहीं चाहती है, काम नहीं करती है, इसलिए उसका फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं रहता है, पढ़ाई भी करना सही से नहीं चाहती है। तो सामाजिक स्थिति निम्न होती है स्त्रियों की, जबकि शहर में सब घर से बाहर निकलती है, कमाती है, अपने फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहता है। ठीक है, और भी सारे चीज़ जो है आपके होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके शहरों में ज़्यादा बेहतर है स्त्रियों के लिए। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग कुछ चीज़ें क्वेश्चन जो है देखते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको विशेषता गाँव के बताया, ठीक उसको अगर आप उल्टा करके लिख दीजिएगा तो वो गाँव के शहर की विशेषता हो जाएगा। और दोनों में जिस प्रकार से आप देखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि शिक्षा की कमी, तो शहर में क्या हो जाएगा कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है। सामाजिक स्थिति स्त्रियों की जहाँ गाँव में निम्न है तो शहरों में बढ़िया होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लोग जो है जाति प्रथा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं शहर में। ठीक है ना, कोई किसी के साथ खा लेगा, कोई किसी के साथ उठ बैठ जाता है, देखते होइएगा। जहाँ पे गांव में संयुक्त परिवार है, वहाँ पर शहर में जो है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की प्रधानता होती है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादा इसमें दम नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो ये क्वेश्चन को समझने के बाद। ठीक है ना, अब आइए ग्रामीण समुदाय की मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं क्या क्या है। देखिए, ग्रामीण समुदाय में क्या क्या मुख्य समस्या है, क्या क्या जो है आपके समस्या है, इसके बारे में बताना है कि क्या क्या गाँव में समस्या देखने को मिलता है। तो ग्रामीण समुदाय में अनेकों समस्या है, जिस प्रकार से आप लोग देखे भी हैं कि शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित में यहाँ पे लोगों में कुपोषण ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि क्या खाने से हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा, क्या नहीं खाने से जो है गड़बड़ रहेगा। तो कुपोषण पहला कारण है कि लोगों में कुपोषण होता है। ठीक है, समस्या का कारण, जहाँ पे डेली लोगों को 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर गांव के लोगों को इतना नहीं मिल पाता है या नहीं ले पाते हैं। तो कुपोषण एक कारण है समस्या का। दूसरा है यहाँ पे समुचित जो है आपके इनडिक्विट हाउसिंग, मतलब समुचित घर की आवास की अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे घर की आवास की जो है अभाव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर कोई घर बना लेता है तो बाथरूम नहीं, कोई बाथरूम बना लेगा तो शॉवर नहीं, स्नान घर नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है आपके घर से संबंधित समस्या देखने को मिलते हैं। मतलब समुचित आवास का अभाव होता है गाँव में। जबकि शहरों में देखिएगा तो भले 2 ही रूम बनाएगा, लेकिन बाथरूम, ठीक है ना, शॉवर, ये सब जरूर बनवाता है। ठीक है,
तीसरा है गाँवों में अशिक्षा, इलिटरेसी पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए 2001 के जनसंख्या के अनुसार गाँव की जो शिक्षा दर है वो इतना जो है था, समझ गए। तो ये चीज़ को जो है आपको समझना होगा कि गाँवों में अशिक्षा होती है शहरों की तुलना में। चौथा है गाँवों में का समस्या ये भी है कि यहाँ पे अंधविश्वास और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे अगर किसी को सांप काट लिया तो झाड़ फूँक करवाना, तंत्र मंत्र करवाना, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो गाँव के लोग अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण ही है, ठीक है। पाँचवा है यहाँ पे लोगों में पेयजल स्वच्छता की कमी पाया जाता है, ठीक है। पेयजल स्वच्छता, चूँकि गांव में खुले खुले सब रहता है तो यहाँ पे जो है आपके पेयजल और स्वच्छता की भारी कमी मिलता है। पोखर नाला नाली खुले होने के कारण यहाँ पे जो है गंदगी का बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, समझ गए। उसके बाद है अपर्याप्त चिकित्सीय सुविधा, गाँव में उतना पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग को अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो शहर की तरफ जाना पड़ता है दिखाने, तो यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा उतना पर्याप्त नहीं होते हैं। उसके बाद आप और पॉइंट लिख सकते हैं गाँव की समस्याओं में कि यहाँ पे जो है घोर जो है शिक्षा की कमी होती है, शिक्षा व्यवस्था की कमी होती है, तो वह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। जिस प्रकार से शहर में आपको सिनेमा हॉल मिल जाते हैं, मॉल मिल जाते हैं, समय समय पर गाड़ियाँ मिल जाती है जाने के लिए, जबकि शहरों में इन सब चीज़ों की जो है घोर अभाव होती है, ठीक है। तो जितना चाहे आप ग्रामीण समस्याओं के बारे में पूछेगा तो आप उसको आराम से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मैंने 6 पॉइंट लिख के बता दिया, अब जितना चाहे इसको जो है बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सब में पॉइंट लिखने के बाद मैटर जरूर लिखिएगा, मैटर छोड़िएगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैटर जरूर लिखना है, ओके। तो समाजशास्त्र का है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, राइट द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, ठीक है। देखिए समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोसाइटी, मीनिंग ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए कि समाज में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। देखिए समाज शास्त्र में जो समाज होता है ना, इसका जो प्रयोग है विशेष अर्थ में किया जाता है, विशेष अर्थ में, विशेष मीनिंग में किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। देखिए आप लोग सुने होइएगा कि एक जो सोशलिस्ट थे उन्होंने बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने बताया कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो यहाँ पे बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे आर्य समाज हो गया, उसके बाद विद्यार्थी का समाज हो गया, उसके बाद बहुत सारे समाज जो बोला जाता है ना, वो रियलिटी में समाज नहीं है, समाज उसका जो है अर्थ नहीं है। कोई भी समाज, चाहे आर्य समाज हो, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आपका हिंदू समाज हो, बौद्ध समाज हो, कोई भी समाज जो बोला जाता है ना, रियलिटी में वो समाज का कोई अर्थ नहीं है उससे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है फलना समाज, चिल्ला समाज बोल रहा है, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी जो है ये समाज में पाए जाने वाले संबंधों को जो है, उसी व्यवस्था को जो है समाज कहा गया है, ठीक है ना। इसमें व्यक्तियों के मध्य, मतलब व्यक्तियों के बीच, समाज में व्यक्तियों के बीच जो है पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। समाज क्या है, समाज एक व्यवस्था है, समाज एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के बीच में जो है संबंध स्थापित होता है, निर्मित होता है, और वही जो है क्या होता है, समाज का निर्माण करता है। लेकिन बहुत लोग क्या समझ लेते हैं, ये व्यवस्था है, समझ गए ना, मतलब किसके साथ कैसा जो है संबंध है, एक दूसरे के आदमियों के बीच में एक दूसरे के बीच जो संबंध निर्मित होता है, उसी के आधार पर जो है ये आपका समाज कहा गया है, समझ गए। संबंध स्थापित करते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है अपने चीज़ों को पूर्ति करने के लिए, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे सेक्सुअल डिजायर होता है तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं ना। तो शादी करने के बाद जो है अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करते हैं, जहाँ पे जो है क्या होता है कि संतानोत्पत्ति होता है, सेक्सुअल जो डिजायर होता है, यौन इच्छा, उसका पूर्ति होता है, और सारे प्यार का, ये सब इमोशन का, ये सब क्या होता है, आदमी को पूर्ति होता है, समझ गए ना। तो यही जो है आपका होता है क्या चीज़, कि व्यक्ति जो होता है अपने पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, समझ गए। ये चीज़ें हैं, ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, साथ ही क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी। देखिए ये लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर, जैसे पति पत्नी हो गया तो पति पत्नी में रिश्ता क्या हो गया, संबंध क्या हो गया, पति और पत्नी का। तो इन दोनों के बीच में जो है रिश्ता के हिसाब से कौन कौन से कामें होगा, तो पति और पत्नी के बीच में जो है जानते हैं प्यार मोहब्बत, ये सब की बातें होता है, घर चलाने की बातें होता है। साथ ही पति पत्नी के बीच में ही जो है लोग शादी करके जो है अपनी यौन क्रियाओं को, यौन इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो ये दूसरे के बीच तो संबंध है, पति पत्नी के अलावा तो किसी और के साथ नहीं ना यौन क्रिया करेगा। तो यही चीज़ें है कि संबंधों के आधार पर एक दूसरे के व्यवहार करते हैं और क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। जिसके साथ जैसा संबंध है, माता पिता के अगर
पिता पुत्र का संबंध बताया जाए तो पिता का पुत्र का काम है कि पिता का आज्ञा का पालन करना, पिता का सेवा करना, पिता को जो है हर एक संभव जो है मदद करना, ठीक है। उसी प्रकार से पत्नी का भी काम है और पति और पत्नी के बीच जो संबंध है उसके अनुसार जो काम प्रतिक्रियाएं क्रियाएं होगा उस संबंधों के अनुसार यहाँ पे होता है, समझ गए। चलिए, ऐसी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रियाओं को सामाजिक संबंध और इन सामाजिक संबंधों से बनने वाली संपूर्ण व्यवस्था को समाज कहा जाता है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों क्रियाओं को, जैसे जो लोग होते हैं, समाज जो है क्या है, किसी विशेष संस्थान को या किसी विशेष समूह को जो है समाज जो है, यहाँ पे किसी व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहा जाता। समाज वहाँ कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने एक दूसरे के बीच में अपने संबंधों को अनुसार जो है क्या करते हैं, अपने संबंध जो है स्थापित करते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार अपने संबंध को स्थापित करते हैं और उसी अनुसार जो है अपने क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, वैसा व्यवहार करते हैं। किसके अनुसार? उस संबंध के अनुसार ही, विभिन्न संबंध के अनुसार विभिन्न तरीका के क्रिया प्रतिक्रिया और व्यवहार होता है। जैसे पति पत्नी के बीच जो हो सकता है वो माता पुत्र के बीच में नहीं हो सकता है, या पिता पुत्र के बीच नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ें सभी जो है अलग अलग जो है रिलेशन का संबंध जो है अलग अलग जो है उसका दायरा बांट दिया गया है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या होता है, इसके इन सभी कामों के परिणाम स्वरूप जो संबंध होता है, जो सामाजिक संबंध है और जो सामाजिक संबंध बनाने वाली संपूर्ण व्यवस्था है, उसी को जो है हम लोग समाज कहते हैं, समझ गए। तो समाज एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करता है, समझ गए। स्थापित कैसे करता है? तो ये संबंध स्थापित करता है विभिन्न जो है संबंधों के आधार पर। व्यक्ति को जैसा आवश्यकता रहता है उस प्रकार से संबंध स्थापित होता है और जो है उसी प्रकार से संबंध के अनुसार ही विभिन्न क्रियाओं को, विभिन्न प्रतिक्रियाओं को, विभिन्न व्यवहारों को उस संबंध के अनुसार ही किए होता है और जिसके परिणाम स्वरूप जो एक सामाजिक संबंध बनता है और जो उससे उत्पन्न होने वाला सामाजिक संबंध है, इन सारे व्यवस्था को ही जो है समाज कहा जाता है। समझ गए समाज के बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे और लिखा है कि समाज शास्त्र समाज को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा मानता है। देखिए जो सोशियोलॉजी है ना, तो ये सोशियोलॉजी जो है समाज शास्त्र जो है समाज को, सोसाइटी को एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा मानता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि समाज शास्त्र को ठीक प्रकार से समझने के लिए इसे भली भांति समझ लेना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति सोशियोलॉजी को अगर जानना चाहता है तो सबसे पहले उससे जो है सोसाइटी यानी समाज को जरूर जानना पड़ेगा भली भांति, समझ गए। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। देखिए साधारण बोलचाल में लोग जो है व्यक्तियों के समूह के लिए कह देता है कि हाँ ये समाज है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये साधारण बोलचाल में यूज आ जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। किसी भी जो है संगठित या असंगठित जो है संस्था होता है उसको जो है लोग जो है क्या बोलते हैं, समाज बोल देते हैं। जैसे में आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज आदि जो है इस प्रकार से जो है समाज कह दिया जाता है बोलचाल की भाषा में, बट रियलिटी में यह जो है समाज है नहीं, ठीक है। चलिए समाज क्या है देख लीजिए। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। यह जो है समाज का बिल्कुल सिंपल ढंग है जो लोग अपने हिसाब से जो है इसको बोलचाल के भाषा में यूज करते आ गया है, इसीलिए जो है लोग अभी भी इसको बोलते हैं और ये जो है थोड़ा बहुत दिनों से चलते आ रहा है, इसलिए आसान हो गया है बोलने में। तो इसलिए जो है आराम से आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज और विद्यार्थी समाज लोग बोल देता है, ठीक है। किंतु यह एक कथ्य है, सत्य नहीं है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ वर्थ सेइंग है, सिर्फ और सिर्फ यह एक कहने के लायक है। यह कोई सत्यता इसमें नहीं है कि ये जो है आर्य और हिंदू और जैन और विद्यार्थी ये सब जो है एक समाज है, ठीक है। समाज ये सब नहीं होता है। समाज कोई व्यक्तियों या संगठित या असंगठित समूहों को जो है नहीं होता है। इससे जो है बोलचाल की भाषा में भले ही हम लोग कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है, सत्य इसका नहीं है, ठीक है। सत्य तथ्य यह है कि समाज शास्त्र में व्यक्तियों को, समूह को समाज नहीं माना जाता है। देखिए सत्य बात, फैक्ट बात ये है कि जो सोशियोलॉजी है यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसके समूह को जो है समाज नहीं कहा जाता है, उसके ग्रुप को जो है समाज नहीं कहा जाता। समाज किसे कहा जाता है? तो सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने को ही जो है समाज कहा जाता है। देखिए सामाजिक जो संबंध होता है, एक दूसरे से जो रिलेशन होता है, और वही जो रिलेशन को जो है क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समाज को परिभाषित कीजिए और समाज के परिभाषा लिखिए, ठीक है। देखिए तो समाज की परिभाषा क्या है? समाज को तो आप लोग समझ गए ना कि समाज जो है व्यक्तियों के कोई संगठित या गैर संगठित संस्थाओं को जो है या व्यक्ति के समूह को जो है समाज नहीं कहा जाता है। समाज जो है व्यक्तियों के मध्य जो है संबंधों को स्थापित करने वाला एक जो है समाज कहा गया है। यहाँ पे व्यक्ति अपने विभिन्न आवश्यकता के अनुसार जो है अपने संबंध जो है स्थापित होता है और उसी अनुसार जो है वो अपनी कामों को
क्रियाओं को, अपने व्यवहारों को संबंधों के अनुसार करते हैं। और इसके अनुसार जो है, इसके उपरांत जो है जो संबंध स्थापित होता है संबंधों के आधार पर, यही जो है आपका क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। समझ गए, समाज के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका परिभाषा और इसका जो है समाज के प्रकार देखना है, ठीक है। डिफाइन द सोसाइटी एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाज की परिभाषा है, डिफिनीशन ऑफ सोसाइटी। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप सभी से ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछा गया था यूपी में कि माइका वगैरह पेज के अनुसार जो है समाज जो है सामाजिक डैश का एक जाल है। किसका जाल है? तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समझ गए ना, यह जो है संबंध का ही एक जाल होता है, यह कोई जो है व्यक्तिगत समूह नहीं होता है समाज। समझ गए। चलिए ये तो मैका बियर हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि अगस्ट कास्टे के अनुसार समाज एक अत्यधिक जटिल संरचना है। देखिए अब एक जो सोशियोलॉजिस्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि अगस्ट काम्टे जो है, अकॉर्डिंग टू अगस्ट काम्टे, ठीक है, समाज एक जो है अत्यधिक जटिल संरचना है। ठीक है, किसके अनुसार? अगस्ट काम्टे के अनुसार। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे समाज के प्रकार और वर्ग, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाज के कितने जो है प्रकार है, कितने वर्ग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए विभिन्न समाज शास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूहों को वर्गीकरण किया है, जिनमें से कुछ आधार पर किए गए प्रकार निम्न हैं। देखिए समाज को जो है विभिन्न समाजशास्त्री ने अपने अनुसार अलग अलग जो है, विभिन्न समाजशास्त्री जो है अपने अनुसार से जो है अलग अलग जो है क्या किए, अपने हिसाब से वो अलग अलग जो है वर्गीकरण उन्होंने समाज का किया। ठीक है, उन्होंने अलग अलग जो है समाज का वर्गीकरण अपने हिसाब से किया। ठीक है, बट इनमें से कुछ जो है आधार पर किए गए जो निम्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। समझ गए, सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर बेसिस, मतलब जो किस समूह के जो है मतलब समूह में सदस्यों की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखना है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर ऑन द नंबर ऑफ मेंबर बेसिस, सदस्यों की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। ठीक है, इसमें जो है होता है आपका छोटे समूह, बड़े समूह, दो समूह होता है। चूंकि यह जो है मेंबर के हिसाब से है, तो जो भी चीज़ मेंबर होता है वह मेंबर मिल के एक समूह का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला है छोटे समूह, स्मॉल ग्रुप। देखिएगा छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है तथा छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। छोटे समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। छोटे समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे परिवार, गाँव। समझ गए। देखिए अब इन्होंने बताया, इन्होंने पहला जो है सदस्यों के संख्या के आधार पर, पहला है छोटे संख्या। ठीक है, यानी स्मॉल ग्रुप। अब स्मॉल ग्रुप आप लोग जानते हैं, कोई चीज़ अगर परिवार में 4 फैमिली है, किसी परिवार में 10 फैमिली है, तो ज़्यादा जो अच्छा से फैमिली किसका चलेगा? इसका चलेगा, क्योंकि इसमें जो है संतुलित होगा, सब चीज़ जो है संगठित होगा। इसमें जो व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होगा वह जो है क्या होगा, अच्छा से होगा, एक दूसरे के काम जो है मिलकर अच्छे से कर पाएगा। बट जहाँ अगर 10 मेंबर का एक फैमिली है, तो ये 10 मेंबर का एक फैमिली है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कठिनाइयाँ आएगा निर्णय लेने में, काम करने में। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए, संबंध को विश्वसनीय बनाने में इसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसमें विश्वसनीय नहीं होगा, इसमें विश्वसनीय बहुत ज़्यादा होता है, सीक्रेट इसमें आदमी रहता है, क्योंकि यह छोटा है, बात ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, और जो संबंध है एक दूसरे के बीच में ज़्यादा जो है विश्वसनीय होता है। समझ गए। चलिए तो छोटे ग्रुप समझ गए कि छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है। ठीक है, यह व्यवस्थित होता है एकदम, अंतःक्रिया जो भी होता है और मतलब अंदर होने वाला जो काम होता है अत्यधिक व्यवस्थित होता है छोटे समूह में। छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है, मतलब विश्वासपूर्ण जो जानकारी है, जो डाटा है, वो छोटे समूह से ही इकट्ठा हो पाता है सही से, विश्वसनीयपूर्ण। ठीक है, छोटे समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। और छोटे समूह के जो विश्वसनीय है, इसको महत्व को देखते हुए होमन्स ने कहा कि छोटे समूह आरंभ से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही समाज के बेस रहे हैं, आधार रहे हैं। ठीक है, छोटे समूह की सदस्यों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जैसे परिवार और गांव। परिवार में कितना लोग रहते हैं? परिवार में जो है 5-10, ठीक है, इतना ही लोग नहीं रहते हैं। गांव में कितना लोग रहता है? गांव में जो है 4000 5000 लोग रहता है बस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव में भी एक दूसरे से लोग जो है संबंध बना के रखते हैं, अपने फैमिली में भी एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं। तो यही जो होता है आपका समाज होता है। समझ गए। तो छोटा समाज समझ गए, जहाँ पे संख्या कम होता है, जहाँ पे विश्वसनीय जो है संबंध स्थापित हो पाता है, या एक व्यवस्थित जो है ढंग, यहाँ पे जो चीज़ें हैं व्यवस्थित चीज़ें हो पाता है छोटे समूह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बड़े समूह, लार्ज ग्रुप में। ठीक है, ये सब क्या है? समूहों के सदस्यों की समूहों में
में सदस्यों की संख्या के आधार पर, ठीक है, ये संख्या के आधार पर है, बड़े और छोटे, ठीक है। बड़े ग्रुप देखते हैं। बड़े सामाजिक समूहों में अंतःक्रिया छोटे समूहों की तुलना में कम पाई जाती है। बड़े समूहों में सदस्यों की संख्या अधिक होता है, जैसे प्रांत और राष्ट्र, ठीक है। जैसे क्या हो गया, प्रांत हो गया, राष्ट्र हो गया। जैसे कोई एमपी से है तो एमपी उसका प्रांत हो जाएगा, कोई अगर झारखंड से है, झारखंड, यूपी से है तो यूपी, और सबके बड़ा क्या है, एक राष्ट्र है। तो ये आपका ये सब क्या हो जाता है, बिग समूह हो जाता है, जहाँ पे जो है पूरे लेवल पर काम होता है, जैसे एक स्टेट लेवल पर, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्र, नेशनल लेवल पर। तो ये सब जो है बड़े ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाता है। छोटे ग्रुप का बात किया जाए तो ये होता है, छोटे ग्रुप होता है गांव, परिवार, समझ गए। तो ये चीज़ें यहाँ से, ग्रुप भी यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बड़े सामाजिक समूहों में अंतःक्रिया छोटे समूहों की तुलना में कम पाई जाती है। अब ऊपर हम जो लार्ज वाला स्मॉल वाला देखे हैं, वहाँ पे जो अंतःक्रिया था ज़्यादा व्यवस्थित था, ठीक है। बट यह बड़ा सामाजिक समूह है, इसलिए जो अंतःक्रिया है छोटे समूहों की तुलना में कम होगा, ठीक है ना, ये व्यवस्थित नहीं होगा, समझ गए। बड़े समूहों की सदस्यों की संख्या अधिक होती है, वहाँ छोटा था इसलिए कम था, इसलिए ज़्यादा व्यवस्थित था, ज़्यादा विश्वसनीय संबंध था। बट यहाँ पे कम विश्वसनीय होगा और जो अंतःक्रिया होगा कम होगा। जैसे देखिए प्रांत और राष्ट्र, वहाँ पे जैसे में क्या था, गाँव था, फैमिली था, और आप लोग जानते हैं कि एक गांव में, एक फैमिली में बहुत छोटा होता है या ज़्यादा विश्वसनीय होगा, एक दूसरे से यहाँ ज़्यादा संबंध, घनिष्ठता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए सदस्यों की संख्या के आधार पर। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अस्थायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब कौन कितना जो है अस्थायी है, ठीक है। एक है आपका स्थिर समूह, परमानेंट ग्रुप, एक है टेम्पोररी ग्रुप, और एक है आपका क्या चीज़, यही दो ग्रुप है अस्थाई के आधार पर। पहला जो संख्या के आधार पर था वो था 2, बड़े और छोटे समूह। अब अस्थाई के आधार पर है, बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 2 है, एक परमानेंट ग्रुप और एक है टेम्पोररी ग्रुप। परमानेंट मतलब स्थिर ग्रुप, अस्थाई समूह, और अस्थिर मतलब अस्थाई समूह, मतलब टेम्पोररी ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए स्थिर समूह, कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जिनकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि। ऐसे समूह अस्थाई स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं। देखिए समूह छोटा हो या बड़ा हो, समूह समूह होता है। एक परिवार भी समूह है, एक कोचिंग भी समूह होता है, जहाँ पे जो है 150 बच्चे पढ़ते हैं समूह में, ठीक है। तो समूह जो है छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट जो समाज है, समाज कहता है कि उस समूह में संबंध के आधार पर होता है, ना कि उस समूह को डायरेक्टली जो है हम समाज बोल देंगे, व्यक्तियों के समूह को समाज बोल देंगे। समाज समूह तो होगा ही होगा, बट उसके अंदर जो है उसके संबंध के आधार पर, उसके जो भी अंतःक्रिया होगा, जो भी संबंध होगा, उन सब के बीच में वही जो है क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, और वही समाज जो है कहलाता भी है, समझ गए ना, यही चीज़ें हैं। तो अस्थाई के आधार पर 2 प्रकार के, परमानेंट ग्रुप और टेम्पोररी ग्रुप। परमानेंट जो ग्रुप होता है यह जो है सार्वभौमिक होता है। ये कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक मतलब जो है यह जो है सभी जगह पाया जा सकता है, ठीक है, जिनकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, जिनकी जो है हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि। जैसे नातेदारी है तो हमेशा आपके साथ थोड़ी ना रह जाएगा। उसके बाद है शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान में व्यक्ति हमेशा वही शिक्षण संस्थान पर थोड़ी ना रहता है। अब चूंकि देखते होइएगा शिक्षण संस्थान में भी जो है अंतःक्रिया होता है, पढ़ने लिखने का काम होता है, समझ गए ना। उसी प्रकार से नातेदारी, अब लोग जो है अपना रिलेशन जो करता है, तो यहाँ भी जो है काम होता है एक दूसरे से अपना दुख दर्द शेयर करना, काम करना, आगे चीज़ों का बढ़ाना, ठीक है ना। परिवार में भी जो है काम होता है, सबका अपना अपना काम है, बेटा पुत्र स्त्री सबका अलग अलग काम है। तो यही जो है ये समूह अस्थाई स्थिर समूह होते हैं कि श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं, ये सार्वभौमिक जो है प्रकृति के होते हैं, जिनकी हर समय कोई आवश्यकता नहीं रहता है, जैसे जो है परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान। ऐसे समूह जो है अस्थाई और स्थिर श्रेणी में आते हैं, ठीक है। देखिए मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी टाइप वाला क्वेश्चन आए पहले उसको आप अपने दिमाग में डालिए, ठीक है। दिमाग में अगर आप डाल लेंगे तो जो है जैसे संख्या के समूहों के संख्या के आधार पर था, ठीक है, उसके बाद अस्थायित्व के आधार पर आएगा, उसके बाद और कुछ बेसिस आएगा। तो ये सब याद रखिएगा ना, किस बेसिस में, किस आधार पर कौन कौन से है, तो ये सब जो है आप एग्जाम में लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब स्थिर समूह और अस्थिर समूह आप तक खुद से लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए स्थिर अस्थिर समूह, टेम्पोररी ग्रुप, कुछ समूह अस्थाई अस्थिर प्रकृति के होते हैं जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, जैसे भीड़, श्रोता आदि, ये अस्थिर श्रेणी में आते हैं। जैसे कहीं कोई कार्यक्रम होता रहता है तो मुश्किल से वो 5 घंटा या 6 घंटा के लिए जो है क्या होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें जो श्रोता सब जाते हैं वो जो है आपका अस्थिर समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे भीड़, जैसे क्राउड, बहुत सारा क्राउड होता है, कोई चीज़ जो है जहाँ पे कोई आदमी सब जुटता है तो वो क्राउड कहते हैं। तो वो जो भीड़ है टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय में ही वो संबंध को अपना बनाता है, ठीक है, फिर उसके बाद चला जाता है। जैसे
कोई सिंगर आता है, सिंगर क्यों आता है? अपने जो श्रोता है, जो उसके दर्शक है, उससे जो है अपने संबंध को अच्छे करने के लिए आता है, एक दूसरे को सुनने और सुनाने के लिए आता है। समझ गए? तो ये आपका स्थिर समूह होता है, अस्थिर होता है, या अस्थायी और अस्थिर प्रकृति का होता है, यह बहुत कम समय के लिए बनता है। जैसे भीड़ श्रोता ये अस्थिर श्रेणी में आते हैं। स्थिर श्रेणी में कौन आता है? तो ये सब आता है आपका अस्थिर श्रेणी में जो आता है परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्थान आदि, जो हर समय आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, एनी टाइम आवश्यकता नहीं होती है, बट ये जो होता है एक कुछ ही देर के लिए बनता है। समझ गए? दोनों अस्थिर और स्थिर समूह समझ गए, जो कि आपका था अस्थायित्व, स्टेबिलिटी के आधार पर। समझ गए? चलिए, तीसरा आपका है यहाँ पे हम की भावना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वी फीलिंग। अब देखिए, हम की भावना हम पहले भी बता चुके हैं कि हम की भावना का मतलब है कि हम जिसके अंदर रहता है ना, वो सब एक दूसरे से मिल के काम करता है, अपने साथ साथ दूसरे को भी जो है चीज़ों को ख्याल रखता है। बट जिसके अंदर मैं की भावना आ जाता है, तो वही जो है मैं की जो भावना होता है, वो आदमी के अंदर जो है क्या करता है, घमंडी बना देता है। समझ गए? तो आई मी का भावना नहीं होना चाहिए, वी का भावना होना चाहिए। समझ गए? ये चीज़ है। वी में जो है हम सबकी बात हो जाता है, लेकिन मी में सिर्फ और सिर्फ मेरे की बात होता है। ये चीज़ समझ गए? तो हम की भावना के आधार पर चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है अंतः समूह, इन ग्रुप, और एक है आउट ग्रुप। समझ गए? देखिए, अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं। समझ गए? अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना तथा एकता पाई जाती है। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के समान नियमों का पालन करते हैं। अंतः समूह के सदस्यों में अपने समूह को श्रेष्ठ तथा दूसरे समूह को हीन समझने की भावना पाई जाती है। ठीक है, अंतः समूह के सदस्यों के मध्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि की भावना विद्यमान होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि वी फीलिंग के आधार पर, हम की भावना के आधार पर दो प्रकार है, अंतः समूह और बाह्य समूह। जो अंतः समूह होता है, इसमें जो अपने समूह के अंदर होता है, समझ गए ना, अंतः समूह में हम समूह भी कहते हैं। अंतः जो समूह होता है उसे हम समूह भी कहते हैं। इस बात ध्यान में रखिएगा। अंतः समूह में जो सदस्य होते हैं, समूह है तो सदस्य होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो सदस्य होता है, ये जो आपका समूह होता है, इसमें हम की भावना पाया जाता है। और इसमें हम पहले ही बता दिए कि जहाँ भी हम आता है वहाँ पे एकता का भावना होता है, एकता का परिचय होता है। क्योंकि जो हम वर्ड होता है, बी जो होता है, बी जो है आपका सभी को एक साथ मिला के चलने के लिए ये कार्य करता है। और जिसके अंदर ये बी फीलिंग होता है, बी की भावना होता है, वह एक दूसरे के बारे में प्रेम, भावना, प्यार के बारे में सोचते हैं। एक दूसरे के समूहों को जो है अपने समूह को श्रेष्ठ दिखाते हैं, सबके बारे में एकता, प्रेम, भावना के विचार रखते हैं। और यही जो है अपने व्यवहारों के अंतर्गत जो है वो अपने नियमों का पालन करते हैं। तो ये है अंतः समूह। अंतः समूह एक आइडियोलॉजी होता है, समझ गए, एक आदर्शवादी होता है, इसीलिए अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि बाह्य समूह होता है आउट ग्रुप। आउट ग्रुप है कि इन ग्रुप था, आउट ग्रुप है। बाह्य समूह को वे समूह भी कहते हैं। बाह्य समूह को क्या कहते हैं? वे समूह। और अंतः समूह को हम समूह। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो गया। यह उन व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं जो औपचारिक रूप से संगठित हो या न हो, लेकिन उनके प्रति हम समूह, अंतः समूह उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। ब्रह्मा समूह किसी भी अंतः समूह का विरोधी समूह होता है। ठीक है, देखिए जो आउट ग्रुप होता है वो इन ग्रुप वाले का विरोधी होता है। ठीक है, जो इन ग्रुप वाले होते हैं वो आउट ग्रुप वाले से जो है क्या करते हैं? उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो समूह होता है, लेकिन उनके प्रति हम समूह उदासीनता, देश, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखते हैं। देखिए जो बाह्य समूह था, वह जो अंतर समूह था, वो अपने समूह में प्रेम भाव, ये सब का जो है एकता का बात करता है अपने समूह में। ठीक है, बट जो उसका जैसे एक टीम हो गया, एक टीम है, एक टीम है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर समूह वाला, ये हो गया बाह्य समूह वाला। इसमें अंतर समूह में जितना आदमी होगा ये अपने एक दूसरे में मिलजुल कर प्रेम से रहेगा। ठीक है, एकता से रहेगा। ठीक है, बट ये जो बाह्य समूह वाला है, इसके दोनों को बीच में नहीं बनेगा। ये जो अंतर समूह वाला है, इस बाह्य समूह वाला से क्या करेगा? उदासीनता, द्वेष, घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष का भाव रखेगा अंतर समूह वाला बाह्य समूह से। ठीक है, समझ गए? यह एक औपचारिक संगठित हो या न हो, लेकिन इसके प्रति जो हम समूह वाला होता है, ये सब बनाकर रखता है। और इसीलिए अंतर समूह का विरोधी समूह होता है। इसलिए जो बाह्य समूह होता है वह अंतर समूह के विरोधी समूह होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्यात्मक आधार पर। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? संख्या के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ के आधार पर? उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मतलब
हम बताते हैं यहाँ पे, हम पढ़ा है हम की भावना के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़ के आधार पर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कार्यात्मक आधार पर, ठीक है। ऑन द फंक्शनल बेसिस, व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समूह बन जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति अपनी शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों से माध्यम से करते हैं। देखिए, एक है कार्यात्मक आधार पर। कार्यात्मक आधार का मतलब होता है कि कार्यों के आधार पर जो आदमी अपने कार्यों के पूर्ति के लिए जिस आधार पर जो समूह से जो है अपने कार्यों को पूर्ति करता है वो जो होता है कार्यात्मक आधार पर, समझ गए। जैसे शैक्षणिक प्राप्ति, व्यावसायिक प्राप्ति, राजनीतिक प्राप्ति, बौद्धिक प्राप्ति, ठीक है, धार्मिक प्राप्ति, आध्यात्मिक प्राप्ति, मनोरंजन की आवश्यकता, ये सब लोग कहीं ना कहीं से जो है प्राप्त करता है, और जहाँ से भी ये प्राप्त करता है तो वो हो जाता है आपका क्या चीज़, फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर, ठीक है। सामाजिक संबंधों के आधार पर, बेसिस ऑफ द सोशल रिलेशनशिप। देखिए, सामाजिक समूहों के प्रकार या वर्ग का यह सबसे जो है सर्व महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को दो वर्गों में बांटा गया। अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समाज को प्रकार के हम लोग विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पांचवा प्रकार है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपसे समाज का भी क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी ये तो समाज पढ़ ही रहे हैं, अगर समूह का क्वेश्चन पूछेगा तो समूह का क्वेश्चन जो है आपका यही 5वां नंबर है। ये पूछेगा कि समूह क्या होता है, समूह कितने प्रकार का होता है, तो आप जो है समूह यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। तो 5वां नंबर ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ से आपका समूह ग्रुप भी क्लियर होगा, क्योंकि आपसे पूछता है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बताइए या अंतर बताइए, तो आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप का भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से, प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए सामाजिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, समझ गए। सामाजिक समूहों के प्रकार, वर्ग, यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक संबंधों की गहनताओं की आधार पर समूह को दो वर्गों में बांटा गया। अब चूंकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि समाज जो है क्या है, संबंधों का निर्माण करता है, ठीक है ना। एक दूसरे के बीच में व्यक्ति जो है संबंध स्थापित करते हैं अपने अंतःक्रिया के लिए आवश्यकता के अनुसार, जैसा जिसका आवश्यकता है वैसा संबंध स्थापित बनता है, संबंध बनता है और अंतःक्रिया करते हैं, समझ गए ना। अब चूंकि जो संबंध स्थापित होता है तो इसके गहनता को जो है समझने के लिए, सामाजिक जो संबंध स्थापित हुआ है इसको अच्छे से समझने के लिए समूह को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे देखिए, सामाजिक समूहों के प्रकार और वर्ग, ठीक है। सामाजिक समूहों को जो प्रकार है, वर्ग है का यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जो सामाजिक हम लोग जो ये 5वां देख रहे हैं ना, सामाजिक संबंधों के आधार पर, तो यह जो है सामाजिक समूहों का यह एक जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है ना। सामाजिक संबंधों के गहनताओं के आधार पर समूह को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हम लोग सामाजिक संबंधों के आधार पर देख रहे हैं ना, तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला है प्राथमिक समूह, यानी इसको अनौपचारिक समूह कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप या इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक है। दूसरा है आपका कि द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, इसे सेकेंडरी या फॉर्मल ग्रुप कहते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ पे प्राथमिक समूह क्या है, उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। देखिए, प्राथमिक समूह वह समूह होता है जिसमें जो है एक दूसरे से डायरेक्टली जो है संबंध होता है, समझ गए। प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, अर्थात जो भी समूह, उस समूह में जो भी सदस्य होगा एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली संपर्क में आते हैं, समझ गए। जैसे एक परिवार में 5 है, माता है, पिता है, ठीक है, पुत्र है, पुत्री है, दादा है, दादी है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परिवार जो है ये एक आपका प्राथमिक समूह होता है, समझ गए ना। तो इसमें क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली समूह होता है, जो भी सदस्य होते हैं उनके आमने सामने डायरेक्टली संबंध पाया जाता है, समझ गए। चलिए, ये आपका हो गया प्राथमिक या अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, ठीक है। क्या चीज़, द्वितीयक समूह या औपचारिक समूह, ध्यान रखिएगा। उस समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं जिसके निर्माण के लिए आमने सामने के संबंध तथा घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। द्वितीयक समूह में उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसे यूँ कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह में जो कुछ भी है वह प्राथमिक समूह में नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि जो द्वितीयक समूह है ये जो होता है इसके निर्माण में जो है आमने सामने का या घनिष्ठता का कोई आवश्यकता नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग प्राथमिक समूह देखे हैं जिसमें आमने सामने का जो है सदस्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है और वो जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। लेकिन जो द्वितीयक समूह होता है इसमें ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है कि जो सदस्य हो एक दूसरे से घनिष्ठता संबंध ही हो, एक दूसरे से डायरेक्टली संबंध में ही हो, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं है। द्वितीयक समूह जो है उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो
प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं। जो प्राथमिक समूह में होता है वो द्वितीयक समूह में नहीं होता है, और जो द्वितीयक समूह में होता है वो प्राथमिक समूह में नहीं होता है। समझ गए कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में समझ गए। चलिए अब जैसे इसका जो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका फैमिली, परिवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्र हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा, जहाँ पे जो है राष्ट्रव्यापी। अब अगर आप संपूर्ण राष्ट्र में तो सबसे डायरेक्टली आपका संबंध नहीं रहेगा, तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग समझ गए। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे जो है बात किया जाएगा लक्षण का, इसके विशेषता का। सबसे पहली चीज़ है लक्षण और विशेषता। आज हम लोग नहीं देखेंगे समाज का विशेषता जो है हम लोग कभी और देखेंगे, वीडियो बड़ा हो गया इसलिए हम लोग स्टॉप करते हैं। तो आज जो है हम लोग देखें समाज और इसके प्रकार को, ठीक है। अगले दिन जो है जब हम आएंगे तो इसके जो है हम लोग विशेषता को देख लेंगे, और जो एक क्वेश्चन होगा वहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़िए, समझ गए। चलिए बाकी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी को बीच में मैंने क्या पढ़ा कि इसको जो है सबसे पहले याद रखिए कि जो समाज है इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। प्रकार पूछेगा तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग था समूहों की संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरा जो था वो आपका क्या था, अस्थायित्व के आधार पर, मतलब टेम्पोररी और परमानेंट, ठीक है। तीसरा जो आपका था वो था आपका क्या चीज़, सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो संबंधों के आधार पर तो 5वां ही न था जो कि प्राथमिक और द्वितीयक था, तो ये 3 हो गया। चौथा जो आपका था वो क्या था आपका हो गया समाज, संख्या, स्थायित्व, संबंध, और उसके बाद आपका क्या है संबंध हो गया। उसके बाद देखिए हम अब यहाँ पे देखिए लेते हैं क्या क्या चीज़ था, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, कार्यों के आधार पर, एक है कार्यों के आधार पर और एक है आपका हम की भावना के आधार पर, समझ गए। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख लिए, तो हम लोग क्या देख लिए हैं, आप लोग देखिए संख्याओं के आधार पर, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि कार्यात्मक आधार, कार्यों के आधार पर, उसके बाद सामाजिक संबंधों के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, और 5वां जो है आपका है क्या चीज़, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है। मतलब जो है बड़े और छोटे, 5 हो गया, समझ गए। तो याद रखिएगा 5 बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।